हेलो एवरीवन। ज़ेन परंपरा कोई जटिल दर्शन नहीं है, बल्कि जीने का एक सीधा और सरल तरीका है। ये हमें सिखाता है कि जीवन को ज्यादा सोचकर नहीं, बल्कि सीधे अनुभव करके कैसे जिया जाए। ज़ेन कहता है जो अभी हो रहा है उसी में पूरी तरह उपस्थित रहो, न अतीत में उलझो, न भविष्य की चिंता करो, बस इस क्षण को पूरी जागरूकता से देखो। ज़ेन के अभ्यासों में माइंडफुलनेस आधार है, जिसने न केवल इसे विश्व भर में लोकप्रिय बनाया, बल्कि हीलिंग की प्रक्रिया में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माइंडफुलनेस को साधना से निकालकर जीवन का हिस्सा बनाने का श्रेय थिच नहत हान को जाता है। आज के तनावपूर्ण जीवन में जहां हर व्यक्ति कहीं न कहीं भीतर से थका हुआ है, माइंडफुलनेस हमें फिर से जीवंत बनाती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे सांस लें, चलें, बोलें और सुनें, पूरी अवेयरनेस के साथ। ज़ेन जीवन में सादगी पर बहुत जोर देता है। ज़ेन गार्डन सादगी का प्रतीक है। पत्थर, रेत और खाली स्थान, कम साधन पर गहरा अर्थ। जीवन में कम में संतोष और खालीपन में पूर्णता, यही ज़ेन की सादगी का सार है। आज की कड़ी में हम ज़ेन को किसी दर्शन की तरह नहीं, बल्कि जीवन को सरल, शांत और स्पष्ट रूप से देखने के अभ्यास के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। ज़ेन ज्ञान इकट्ठा करने का रास्ता नहीं है, बल्कि सीधे देखने और जागने का मार्ग है। ये 4 मूल सिद्धांतों पर चलता है। शास्त्रों में मत अटको, शब्दों पर मत टिको, सीधे अपने मन को देखो, अपने स्वभाव को पहचानो और बुद्ध बनो। ज़ेन का इतिहास, ध्यान से ज़ेन तक। जब बौद्ध धर्म भारत से चीन पहुंचा, तब चीन पहले से ही कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद से प्रभावित था। भाषा और संस्कृति अलग होने के कारण बौद्ध विचारों को समझना आसान नहीं था। धीरे धीरे बौद्ध धर्म चीनी सोच और उनकी जीवन शैली के साथ घुलता मिलता गया। इसी संगम से एक नया, सरल और अनुभव प्रधान मार्ग बना, जिसे चान कहा गया। भारत का ध्यान चीन में चान बना और जापान पहुंचकर ज़ेन कहलाया। ज़ेन में ध्यान की 2 प्रमुख विधियां हैं। पहली जाज़ेन, सिर्फ बैठकर जागरूक रहना, जिसका अभ्यास मुख्य रूप से सोतो परंपरा में किया जाता है। दूसरी कोआन अभ्यास, जो खास तौर पर रिंझाई परंपरा में होता है। रिंझाई साधक कोआन के साथ साथ जाज़ेन का भी अभ्यास करते हैं। ज़ेन की स्थापना में बोधि धर्म की भूमिका केंद्रीय मानी जाती है। वे 5वीं-6वीं शताब्दी के बौद्ध भिक्षु थे। बोधि धर्म दक्षिण भारत में कांचीपुरम के राजा के पुत्र थे, लेकिन छोटी आयु में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया और भिक्षु बन गए। 22 साल की उम्र में जब वे प्रबुद्ध हो गए, तो उन्हें बौद्ध धर्म के संदेशवाहक के रूप में चीन भेजा गया। उनकी मुलाकात राजा वू से हुई। राजा ने अपने जीवन में किए गए सभी अच्छे कामों की एक सूची बनाई थी। उसने कितने लोगों को भोजन कराया, क्या क्या अच्छे काम किए, कितना दान दिया, कितनी समाज सेवा की, ये सब उसकी सूची में शामिल था। तत्पश्चात राजा वू ने बोधि धर्म से पूछा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मैंने कई मेडिटेशन सेंटर बनवाए, सैकड़ों बगीचे लगवाए और 1000 ट्रांसलेटर को प्रशिक्षित किया। मैंने इतने सारे प्रबंध किए, क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? बोधि धर्म ने उत्तर दिया, ऐसे कर्म बिना मूल्य के हैं। वे पुनर्जन्म तो सुधार सकते हैं, लेकिन एनलाइटनमेंट नहीं ला सकते। इस मुलाकात के बाद बोधि धर्म शाओलिन मठ पहुंचे। वहां उन्होंने 9 वर्ष तक एक गुफा में दीवार की ओर मुख करके ध्यान किया। ये वॉल गेजिंग या दीवार की ओर ध्यान ज़ेन की मौन साधना का प्रतीक बन गया। उनका संदेश साफ था, सत्य शास्त्रों में नहीं, अपने भीतर देखने में है। शुरुआती ज़ेन, जैसा बोधि धर्म में सिखाया, एकांत, मौन और कड़ी साधना पर आधारित था। साधक चुपचाप बैठकर बिना किसी सहारे के अपने भीतर देखता था। बाद में जापान में डोगेन आए। उन्होंने कहा, शिकनताजा, यानी बस बैठो, न कुछ पाना है न कहीं पहुंचना है। डोगेन के अनुसार ध्यान कोई साधन नहीं, बल्कि ध्यान में बैठना ही बुद्धत्व है।
ज़ेन केवल मेडिटेशन रूम में नहीं बल्कि जीवन के हर काम में है। खाना बनाते समय, झाड़ू लगाते समय, चलते समय, बागवानी में, हर काम पूरी अवेयरनेस में। जाज़ेन, बस होने का आनंद। जाज़ेन का अर्थ है शांति से बस बैठ जाना। इसमें न कहीं पहुंचने की जल्दी है, न कुछ पाने की कोशिश। अपनी रीढ़ को सीधा रखें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की लय पर ले जाएं। जब आप सांस लें तो महसूस करें कि वह गहराई तक आपके पेट यानी नाभि तक जा रही है और उसे धीरे से फुला रही है। जब सांस बाहर निकले तो पेट को सहजता से अंदर की ओर सिकुड़ने दें। इस दौरान मन में विचारों के बादल आएंगे और जाएंगे, उन्हें रोकना नहीं है, बस एक किनारे खड़े होकर उन्हें देखना है। कोई जटिल मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं। गुरु कहते हैं सिर्फ बैठो। जाज़ेन की सुंदरता इसी सादगी में है, इतना सरल कि इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं, बस खुद को पाने के लिए पूरी शांति है। इसे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहा जाता है। ये शरीर और मन को तुरंत शांत करने का एक स्वाभाविक तरीका है। ज़ेन में इसे किसी लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं बल्कि मन को स्थिर होने देने की प्रक्रिया माना जाता है, जहां धीरे धीरे साधक द्वैत की पकड़ से मुक्त होकर अद्वैत की सहज अनुभूति की ओर बढ़ता है। ज़ेन मोनेस्ट्रीज में पूरा जीवन इसी जागरूकता के आसपास चलता है, लेकिन जाज़ेन का मतलब सिर्फ बैठना नहीं है। ज़ेन में माना जाता है कि अगर आप सच में जागरूक हैं तो चलना भी जाज़ेन है, खाना भी जाज़ेन है, काम करना भी जाज़ेन है। ज़ेन ने चाय पीने जैसे साधारण काम को भी ध्यान बना दिया, जहां रोजमर्रा का क्षण भी पवित्र अनुभव बन जाता है। सोतो ज़ेन परंपरा इसी चलते फिरते ज़ेन पर जोर देती है, जहां हर काम पूरे ध्यान, अनुशासन और सादगी के साथ किया जाता है। समुराई और कुंफू जैसे मार्शल आर्ट्स ने ज़ेन को अपनाया, क्योंकि असली शक्ति शरीर से नहीं, स्थिर और जागरूक मन से आती है। ज़ेन सिर्फ मेडिटेशन या मौन तक सीमित नहीं है, वह कला में भी बहता है। पेंटिंग्स में, पोएम्स में, कैलीग्राफी में, बोनसाई बनाने में, फ्लावर अरेंजमेंट्स में आदि। ज़ेन हमें सिखाता है कि कला कोई अलग चीज नहीं है। जब हम पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो हर क्रिया स्वयं कला बन जाती है। जहां करने वाला मिट जाता है वहीं सच्ची सुंदरता प्रकट होती है। क्वान अभ्यास मुख्यतः रिंझाई ज़ेन परंपरा से जुड़ा है। इस परंपरा के प्रवर्तक थे लिंजी यक्सुआन, जिन्हें जापान में रिंझाई गिगेन के नाम से जाना जाता है। वे 9वीं शताब्दी के महान ज़ेन गुरु थे। रिंझाई ज़ेन परंपरा एक सशक्त, तीव्र और अनुशासन प्रधान साधना मार्ग है, जिसका विकास बाद में जापान में हुआ। लिंजी की शिक्षण शैली झकझोरने वाला ज़ेन। लिंजी अपनी कठोर और अनोखी शिक्षण शैली के लिए प्रसिद्ध थे, जिसे आज की भाषा में शॉक थेरेपी कहा जा सकता है। गुरु कभी कभी अचानक कात्सु, एक तेज चीख का प्रयोग करते थे। इसका उद्देश्य शिष्य को डराना नहीं बल्कि उसके तर्कशील मन को अचानक रोक देना होता था, ताकि वह सोच, विश्लेषण और भीतर चल रही निरंतर इनर डायलॉग से बाहर आ जाए। ज़ेन के अनुसार जिस क्षण सोच टूटती है उसी क्षण सीधे अनुभव का द्वार खुलता है। प्रतिमा भंजन यानी आइकोनोक्लास्म। लिंजी ने प्रतिभा भंजन की शिक्षा दी, अर्थात बाहरी प्रतीकों, धारणाओं और शास्त्रों में न उलझना। उनका सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद कथन है, यदि रास्ते में बुद्ध मिले तो उन्हें मार डालो। इसका अर्थ हिंसा नहीं बल्कि यह है कि बुद्ध के बारे में बनी हर मानसिक छवि, हर अवधारणा, हर लगाव को त्याग दो, क्योंकि सच्चा बुद्ध बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। लिंजी की सबसे मौलिक शिक्षाओं में से एक है बिना किसी पद का सच्चा व्यक्ति, द ट्रू मैन ऑफ नो रैंक। ये सच्चा व्यक्ति हमारी वह मूल चेतना है जो नाम, रूप, सामाजिक भूमिकाओं, पद, भिक्षु, गृहस्थ जैसे भेदों से परे है। ज़ेन कहता है कि उस सच्चे व्यक्ति को पहचानो, बाकी सारे लेबल अपने आप गिर जाते हैं। लिंजी ने जोर दिया कि आत्मज्ञान कोई बाहर से प्राप्त करने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह आपकी वर्तमान स्वाभाविक अवस्था है।
रिंजाई ज़ेन बहुत लोकप्रिय हुआ। फिर 18वीं शताब्दी तक रिंजाई संप्रदाय एक तरह की स्थिरता और गिरावट के दौर में पहुंच गया। मोनेस्ट्रीज औपचारिक अनुष्ठानों में उलझ गए और कोआन अभ्यास की तीव्रता कम हो गई। इसी समय हाकुइन एकाकू का उदय हुआ, जिन्हें आधुनिक रिंजाई ज़ेन का पिता माना जाता है। हाकुइन का सबसे बड़ा योगदान था कोआन अभ्यास को व्यवस्थित करना। उनका प्रसिद्ध कथन है, महान संदेह के तल पर महान जागृति निहित है। यदि तुम पूरी तरह संदेह करते हो तो तुम पूरी तरह जागोगे। एक हाथ की ताली की आवाज क्या है जैसा प्रसिद्ध कोआन इसी परंपरा का हिस्सा है। रिंजाई परंपरा में लगभग 1700 कोआन माने जाते हैं, जिन्हें साधक गुरु के मार्गदर्शन में क्रमशः पार करता है। हाकुइन ने ज़ेन को केवल मठों तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने सरल भाषा में उपदेश दिए और ज़ेन को आम लोगों, गृहस्थों तक पहुंचाया। इसी कारण बड़ी संख्या में साधारण जीवन जीने वाले लोग भी जैन प्रैक्टिस की ओर आकर्षित हुए। रिंजाई ज़ेन की सबसे खास पहचान कोआन साधना है। कोआन कोई पहेली नहीं जिसे हल किया जाए, बल्कि ऐसा सवाल है जो सोचने वाले दिमाग को थका देता है। इसका काम बुद्धि को जवाब ढूंढने से रोकना है, ताकि साधक सीधे अनुभव में गिर सके, अर्थात विचार रहित और छवि रहित हो जाए। दोनों संप्रदायों सोतो और रिंझाई का एक ही लक्ष्य है, ज्ञान और करुणा जगाना, बस तरीका अलग अलग है। जब हम ज़ेन साधना की बात करते हैं तो सबसे पहले जिस बात से सामना होता है वह है द्वैत, ड्युअलिटी। ज़ेन स्पष्ट रूप से कहता है कि मनुष्य की अधिकांश पीड़ा, उलझन और अशांति किसी बाहरी समस्या से नहीं, बल्कि इस आदत से पैदा होती है कि हम दुनिया को हमेशा दो हिस्सों में बांट कर देखते हैं, मैं और तुम, भीतर और बाहर, मन और शरीर, सही और गलत। ये हमें स्वाभाविक लगता है क्योंकि हमारी भाषा, एजुकेशन और सोसाइटी हमें बचपन से ही इसी ढांचे में सोचने की ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन ज़ेन कहता है कि जैसे ही हम कहते हैं मैं यहाँ हूँ, उसी क्षण बाकी सब वहां हो जाता है और यही दूरी धीरे धीरे डर, तुलना और संघर्ष में बदल जाती है। ज़ेन इस मानसिक ढांचे को अहंकार चेतना यानी ईगो कॉन्शियसनेस कहता है। यहाँ अहंकार का मतलब घमंड नहीं, बल्कि खुद को अनुभव के केंद्र में रखकर जीना है। अहंकार कहता है मैं देखने वाला हूँ और दुनिया देखने की चीज है। यहीं से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का विभाजन पैदा होता है, यानी एक जानने वाला और एक जिसे जाना जा रहा है। ज़ेन बहुत शांति से पूछता है, क्या ये विभाजन सच में है या ये केवल सोच की एक आदत है? हम अपने डेली लाइफ में देखें तो ये दूरी साफ दिखाई देती है। जब हम किसी अपने को देखते हैं, साथी, दोस्त या बच्चे को, तो क्या हम उसे पूरी तरह जानते हैं? हम उसके शब्द सुनते हैं, उसके हाव भाव देखते हैं, लेकिन उसका पूरा अनुभव, उसका अतीत और उसकी भीतरी दुनिया कभी पूरी तरह हमारे सामने नहीं आती। यही दूरी धीरे धीरे गलतफहमी, अपेक्षा और दुख में बदल जाती है। ज़ेन कहता है कि ये दूरी वास्तविक नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रक्चर यानी मानसिक संरचना है। हम या तो अतीत में होते हैं या भविष्य में, और इस तरह जीवन को सीधे नहीं जी पाते। इसी मानसिक ढांचे को तोड़ने के लिए रिंजाई ज़ेन में कोआन का उपयोग होता है। कोआन ऐसे सवाल या कथन होते हैं जो पहेली जैसे लगते हैं, लेकिन उन्हें दिमाग या तर्क से हल नहीं किया जा सकता। उनका उद्देश्य हमारे रैशनल थिंकिंग को जवाब खोजने से रोकना है, ताकि साधक सीधे अनुभव में गिर सके। साधक इन कोआनों को गुरु की उपस्थिति में एक एक करके पास करता है। गुरु उत्तर नहीं बल्कि साधक की मनोदशा को देखता है। इसी प्रक्रिया को ज़ेन में एक बुद्ध से दूसरे बुद्ध को सत्य का देना कहते हैं। ये ज़ेन का अत्यंत प्रसिद्ध कोआन है। कथा में एक भिक्षु गुरु जोशु से पूछता है, क्या कुत्ते में बुद्धा नेचर है? जोशु उत्तर देते हैं, अर्थात नहीं। ये नहीं साधारण अर्थ में किसी बात का इंकार नहीं है। भिक्षु तुरंत शास्त्रों का सहारा लेता है और कहता है कि ग्रंथों में तो लिखा है कि सभी सजीवों में बुद्धा नेचर होता है। लेकिन ज़ेन में जोशु का ये उत्तर शास्त्र विरोध नहीं बल्कि शास्त्रों से चिपके हुए मन को झकझोरने का तरीका है।
असली समस्या उत्तर में नहीं बल्कि प्रश्न के ढंग में छिपी होती है। भिक्षु का सवाल पूरी तरह तर्क पर आधारित है या नहीं है, मौजूद है या मौजूद नहीं है। लेकिन बुद्धा नेचर कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे किसी के पास होना या न होना कहा जा सके। जब हम इस तरह पूछते हैं तो हम बुद्धा नेचर को भी एक चीज, एक धारणा बना देते हैं। यहीं से देखने की जगह सोचना शुरू हो जाता है और ज़ेन वहीं हस्तक्षेप करता है। जोशु का मुंह तर्क को एक झटके में रोक देता है। यह हाँ या ना की सोच से बाहर निकालता है। यह नकार नहीं है बल्कि यह दिखाता है कि सत्य सोच के ढांचे में पकड़ा नहीं जा सकता। मुंह विचारों से परे सीधे अनुभव का द्वार है। ज़ेन इसे दर्पण की उपमा से समझाता है। दर्पण सामने वाली हर चीज को दिखाता है, सुंदर को भी और कुरूप को भी, बिना पसंद, बिना नापसंद, बिना जजमेंट के। वह किसी से चिपकता नहीं। वैसे ही ज़ेन दृष्टि में मन वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में देखता है। जब अहंकार शांत होता है तो देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते, केवल देखना बचता है। इसी को ज़ेन में अपने स्वभाव को देखना यानी केंशो कहा जाता है। ज़ेन गुरु अपने शिष्य से ये अपेक्षा नहीं करते कि वह कोई दार्शनिक उत्तर दे, कोई सिद्धांत दोहराए या किसी ग्रंथ से प्रमाण पेश करे। वे चाहते हैं कि शिष्य पूरे अस्तित्व से उत्तर दे, जीवंत अनुभव से। वे चाहते हैं कि उत्तर वहां से उभरे जहां सोच रुक जाती है और शब्द साथ छोड़ देते हैं। इसी अर्थ में रिंजाई ज़ेन कहता है, जवाब नहीं चाहिए, जागना चाहिए। कुआन मन की तर्कशील पकड़ को तोड़ता है और जाज़ेन उस टूटन के बाद मन को शांत होने की जगह देता है। कुआन सोच को थका देता है, जाज़ेन उसे विश्राम देता है। दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही जागरूकता के दो रूप हैं। जब प्रश्न और उत्तर गिर जाते हैं तब केवल उपस्थिति बचती है। ज़ेन कहता है, इसी मौन में जीवन स्वयं प्रकट होता है। आज ज़ेन केवल मठों तक सीमित नहीं रहा बल्कि हमारे तेज रफ्तार जीवन का एक शांत सहारा बन गया है। कारपोरेट जगत से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक इसकी गूंज सुनाई देती है। स्टीव जॉब्स ने ज़ेन को अपनी रचनात्मकता का मूल मंत्र माना। एप्पल की सादगी और सुंदर डिजाइन में यही ज़ेन दृष्टि झलकती है। गूगल का प्रसिद्ध कार्यक्रम सर्च इनसाइड योरसेल्फ भी जाज़ेन से प्रेरित है, जो सिखाता है कि ईमेल और मीटिंग्स के तनाव के बीच श्वासों पर लौटकर कैसे शांत हुआ जाए। आधुनिक एंजाइटी थेरेपी में भी ज़ेन के कुआन उपयोगी माने जाते हैं। आज ज़ेन बोर्डरूम, क्लिनिक और हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ का हिस्सा बन चुका है, जो हमें हर पल में फिर से जीवंत करता है। ज़ेन हमें यह सिखाता है कि खुशी किसी उपलब्धि में नहीं बल्कि अवेयरनेस में है। फ्रेंड्स, ज़ेन हमें कोई नया विचार देने नहीं आया है बल्कि जो भ्रम पकड़े रखे हैं उसे छुड़वाने आया है। यहाँ न कुछ जोड़ना है न कुछ बनना है, बस इसी क्षण को पूरी तरह देखना है। कुआन और मौन का उद्देश्य यही है कि सोच रुके और जीवन सीधे प्रकट हो। जब द्वैत मैं और तुम, सही और गलत ढीला पड़ता है तब अद्वैत की झलक मिलती है, और जब अद्वैत की पकड़ भी छूट जाती है तब केवल शून्यता बचती है। कोई पहचान नहीं, कोई दावा नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। खाना बनाना, काम करना, बोलना, सेवा करना अब बिना अहंकार की पकड़ के होता है। ज़ेन व्यक्ति बिल्कुल सामान्य दिखता है लेकिन उसकी क्रियाएं स्वाभाविक, करुणामय और मुक्त होती हैं। इसी को ज़ेन स्वतंत्रता कहता है। ऐसी क्रिया जो किसी पहचान से नहीं बल्कि भीतर की शून्यता से उठती है, यही ज़ेन की साधना है। अंत में ज़ेन खुद कहता है, ये सारे शब्द सिर्फ उंगली हैं, चांद नहीं। असली ज़ेन यहीं और अभी, नाउ एंड हेयर जीने में है। तो फ्रेंड्स, हर पल जागरूक रहिए, हर काम को पवित्र समझिए, क्योंकि जीवन ही आपका मंदिर है और हर अनुभव आपका पाठ है, और यही जीने की सच्ची समझ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।